नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। रुक करते हैं खबरों का। भारत में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारें वैक्सीनेशन की तैयारी में जुट चुकी हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाए, इसके लिए देश भर में 3 बार ड्राई रन भी किया जा चुका है। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है और उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक भी करने जा रहे हैं। इस बैठक में राज्य में कोरोना स्थिति पर बातचीत की जाएगी और वैक्सीनेशन की तैयारियों के जिक्र भी संभावना की जा रही है। आपको यह भी बताते चलें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि 10 जनवरी को उन्होंने अपनी बात कहते हुए कहा कि पहले चरण में 89 साइटों पर कोरोना वैक्सीनेशन का काम होगा और 13 जनवरी तक कोरोना वैक्सीन दिल्ली पहुंच जाएगी। जैन ने बताया कि 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। पहले चरण में लगभग 51 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए सरकार ने 36 सरकारी और 53 प्राइवेट अस्पतालों की पहचान भी कर ली है। कि आप 89 अपनी जगह चिन्हित कर लीजिएगा। तो दिल्ली सरकार ने 89 हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया है, जिसमें से 36 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और 53 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो हमने अभी जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो सारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि साइट्स बहुत कम थी। शुरू हमने तैयारी तो 1000 तक की हुई है। तो 89 साइट्स हैं, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में हैं और 16 तारीख से इसको स्टार्ट किया जाएगा। सर, इसमें पहले फेज में क्या बुजुर्गों को भी शामिल कर रहे हैं? पहले फेज के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स का सबसे पहले किया जाएगा और वही प्रोटोकॉल है बताया गया। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, देन 50 ईयर्स से अबव। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जो था कि 6 करोड़ लोग होंगे, लेकिन बीते दिन जो खबर आई कि शिक्षकों को भी उसमें शामिल कर रहे हैं, तो उनकी संख्या बढ़ेगी? नहीं, उससे देखो संख्या में क्या होता है कि पहले अंदाजा लगाया गया था कि भाई हेल्थ केयर वर्कर्स 3 लाख से ज्यादा होंगे, 4 लाख होंगे या 4.5 लाख होंगे। तो 2,25,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो नंबर्स टीचर्स के जो नंबर जुड़ेंगे उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, अंदर हो जाएगा। सर, साथ ही कितने मेडिकल स्टाफ इसमें जुटेंगे? और जो हर हॉस्पिटल में हाँ। एक सेंटर बनाया जाएगा अभी, और एक सेंटर के ऊपर लगभग 8-10 लोगों की स्टाफ होता है। तो वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है। दिल्ली में इसको लेकर तैयारी की जा चुकी है। सत्येंद्र जैन ने खुद इसकी जानकारी दी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार देश में 16 तारीख से टीकाकरण का अभियान शुरू किया जाएगा। दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो स्थिति थी उसको कंट्रोल करने के बाद अब टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अब स्टार्ट की जाएगी। यहाँ तक कि केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी भी मिल चुकी है। जो कह सकते हैं भारतीय जो वैक्सीन है उसको भी इमरजेंसी सेवाओं के लिए यानी कि अब परमिशन मिल चुकी है। यानी कि कह सकते हैं सीधे सीधे कहें तो 2021 की शुरुआत में ही लोगों को कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल जाएगी। मगर बात करें जिस तरीके से वैक्सीन के टीकाकरण की, तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 16 जनवरी से पूरे भारत के अंदर कोरोना वैक्सीन जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाएगी और तमाम राज्यों की जो बातचीत है केंद्र सरकार से वो कर ली गई है। यहाँ तक कि कह सकते हैं जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी कि कहाँ वो वैक्सीन रखनी है, कितनी बड़ी तादाद में रखनी है, किस टेम्परेचर में रखनी है, ये सारी सुविधाएं सभी राज्य सरकारों ने पूरी कर ली है। बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने भी अपनी जगह सुनिश्चित कर दी है कहां पर वैक्सीन रखनी है, कितने टेम्परेचर पर रखनी है और कितने अस्पतालों के अंदर किस किस को पहले देनी है। ये सारी प्रक्रिया कर ली गई है दिल्ली सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हर तरीके से तैयार है। और केंद्र सरकार जैसे ही उन तक टीकाकरण देगी यानी कि वैक्सीन देगी तो वो आगे की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। मगर बात करें लगभग 13 या 14 तारीख को लगभग कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर वैक्सीन आ जाएगी और वैक्सीन का जो टीकाकरण होगा वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार लगभग 25 सरकारी अस्पतालों के अंदर पहले वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा और उसके बाद में प्राइवेट अस्पतालों के अंदर। मगर लगभग बात करें जो पहले कोरोना योद्धा हैं यानी कि डॉक्टर हैं या फिर कहें जो स्वास्थ्य कर्मी के लोग हैं यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इन सबों को पहले टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद जो वॉलंटियर को दिया जाएगा यानी कि पुलिस कर्मियों को, सिविल डिफेंस के जवानों को, एमसीडी के कर्मचारियों को या फिर स्कूल के जो टीचर थे जो घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं पहले उनको दिया जाएगा, फिर उसके बाद में जनता तक को दिया जाएगा। मगर इसकी सारी जो प्रक्रिया है वो कर ली गई है, तैयारी पूरी जोरों से हुई है। और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार
कोशिश करेगी कि वैक्सीन का जो टीकाकरण है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं की जाए। मगर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार लगातार वैक्सीन की तैयारी पूरी कर चुकी है और यहाँ जी। तक कि राज्य सरकारों से आज जो बैठक होनी है उसके अंदर भी स्पष्ट किया जाएगा, अगर छोटी मोटी किसी के पास कोई कमी रहती है तो उसको भी 16 जनवरी से पहले पूरा कर लिया जाएगा। जी राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, कितने चरण में वैक्सीनेशन का काम होगा, और साथ में एक बात लगातार लोगों के जहन में यह है कि जो लोग दिल्ली के नहीं हैं, जिनके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड नहीं है और वो बाहर के दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं, तो उसको लेकर भी क्या दिल्ली सरकार ने कोई रणनीति बनाई है, उसको लेकर कोई स्थिति साफ की है कि उनका भी क्या टीकाकरण कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा? क्या कुछ कहना है, क्या सरकार ने कोई जानकारी दी है इस पर? देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें, जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं उनको वैक्सीन का टीकाकरण किस तरीके से दिया जाएगा, या जो बाहर के रहने वाले लोग हैं उनको दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये दिल्ली सरकार ने स्पष्ट जरूर कर दिया। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने पहले कह सकते हैं दिल्ली के जो लोग हैं जिनके पास अपना आधार कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा, वो उनको दिया जाएगा। अगर उसके बाद में कहीं जाके जो बाहर के रहने वाले लोग हैं उनको दिया जा सकता है, मगर अभी दिल्ली सरकार ने बाहर के लोगों के लिए अभी स्पष्ट नहीं किया है कि उनको टीका मिलेगा नहीं मिलेगा, या उनको अपने राज्य के अंदर जाके टीका मिलेगा। मगर बात करें दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं मुहैया करा ली गई हैं, यहाँ तक कि कहां पर किस अस्पतालों के अंदर किन डॉक्टरों को किस तरीके से कितने दिनों के अंदर देना है टीकाकरण, उसके बाद में पुलिस कर्मियों को कैसे देना है, ये सारी प्रक्रिया दिल्ली सरकार पूरी तैयारी से कर चुकी है। और दिल्ली सरकार की तरफ से कह भी दिया गया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, जैसे ही केंद्र सरकार उनको वैक्सीन का टीका देगी वो तैयारी आगे बढ़ा देंगे, यानी कि वैक्सीन का टीकाकरण आगे की तरफ कर देंगे, और आगे की तरफ करने के बाद में जो जनता तक टीकाकरण पहुंचाना है उसकी भी प्रक्रिया अपना ली गई है। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार अभी तक जो प्रक्रिया की जा रही थी, यानी कि कह सकते हैं लोगों तक जागरूक करने की भी, और हर तरीके से टीकाकरण की जो पहुंचाने की प्रक्रिया केंद्र सरकार को तक पहुंचा दी गई है। और केंद्र सरकार आज बैठक के अंदर ये स्पष्ट कर लेगी कि लगातार जिस राज्य के अंदर कोई भी समस्या है उसको दूर कर लिया जाए, और राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार भी कोशिश करेगी टीकाकरण की जो प्रक्रिया है उसको शांतिपूर्ण और तरीकेबद्ध, यानी कि नियम कह सकते हैं क्रम बाय क्रम कर लिया जाए। जी लेकिन कीमत को लेकर भी लगातार लोगों में एक संशय है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत महंगी होगी, कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम अफोर्ड कर पाएंगे, यानी कि हम लगवा पाएंगे कि नहीं लगवा पाएंगे। तो ऐसे में सरकार की क्या रणनीति है, क्या मुफ्त में दी जाएगी या क्या कुछ इसको लेकर कोई बयान इसको लेकर सरकार की तरफ से आया हो? देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से लोगों के अंदर भ्रम जरूर बना हुआ है, क्योंकि वैक्सीन का टीकाकरण कितने में मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कितने पैसों में होगा, वो अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खास तौर पर जो ग्राउंड लेवल के लोग बाग रहने वाले हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो सोच रहे हैं शायद टीकाकरण बहुत महंगा होगा, उनसे नहीं खरीदा जाएगा, हम कैसे खरीदेंगे, सरकार हमें फ्री देगी नहीं देगी। मगर हाँ, दिल्ली सरकार इसके लिए स्पष्ट है, और दिल्ली सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार से जो टीकाकरण मिलेगा दिल्ली की जनता तक दिल्ली सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात कर रही है। मगर अभी तक जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पहला चरण होगा, यानी डॉक्टरों को और जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो स्पष्ट नहीं की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। मगर जो आज बैठक होगी उसके अंदर स्पष्ट कर दिया जाएगा कि बाकी लोगों को भी क्या टीकाकरण फ्री मिलेगा, या फिर दिल्ली सरकार जो अपनी तरफ से मुहैया करा रही है कि हम दिल्ली की जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट टीकाकरण देंगे, तो देखना होगा। इसके अंदर जो तालमेल बनना है वो आज स्पष्ट हो जाएगा बैठक के अंदर, स्पष्ट हो जाएगा। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी की जो बैठक है उसमें जरूर साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राजीव जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में तैयारियां चल रही हैं और साथ में क्या कुछ सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते रोज करनाल जिले के गांव केमला में किसान महापंचायत कार्यक्रम के दौरान किसानों द्वारा भारी रोष प्रदर्शन किया गया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री किसान महापंचायत का कार्यक्रम नहीं कर सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस घटनाक्रम के लिए कांग्रेस और वामपंथियों को जिम्मेवार ठहराया है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, जनता सब कुछ जानती है, किसान समझदार हैं और हमारे अपने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उकसाने वाले किसी वहम में ना रहे, वक्त आने पर जनता सबको सबक सिखाती है। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 47 दिनों से जारी है, और ऐसे में बीजेपी लगातार नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाने में लगी है, जिसके चलते जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है और अब किसान बीजेपी की इन जनसभाओं का भी विरोध कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जो एक पालन हुआ हमारे संविधान के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमने व्यवस्था दी है, उसका उल्लंघन
ये देश की जनता मुझे नहीं लगता बर्दाश्त करेगी। आखिर इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए पहले भी कांग्रेस ने एक प्रयत्न किया 1975 में, जब देश में आपातकालीन हुई। तो आपातकालीन के समय कांग्रेस का ये जो घिनौना काम है उसको लोगों ने उस समय पहचाना और कांग्रेस को नेस्तनाबूद किया, धराशायी किया। सत्ता इतने लंबी पुरानी उनकी सत्ता थी, उसको उखाड़ के फेंका। तो ये लोकतंत्र के प्रति हमारे देश की आस्था है, जनता सब जानती है। और आज के इस घटनाक्रम के कारण से तो मैं समझता हूं जनता को वह संदेश, शायद मैं अपनी बात में से इतना संदेश न दे पाता जितना बड़ा संदेश जनता को इस घटना के कारण से हो गया है। और बहुत से समाचार उसके बाद मेरे पास फोन आ रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है और ठीक नहीं किया है। और इसमें से एक हमारे समाज में खास करके किसान वर्ग की भी बदनामी। तो अभिषेक तक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार करनाल में क्या हुआ था और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पूरी घटना को लेकर क्या जानकारी दी है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल मोहित, देखिए रविवार को करनाल के कैमला गांव में बीजेपी की ओर से कहें मुख्यमंत्री की ओर से किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों को इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में विस्तार से बताना था कि आगे चल के किस तरह ये किसानों के हित में रहेंगे और किसानों को आगे चल के कि कृषि के क्षेत्र में कितना बढ़ावा मिलेगा और कितना फायदा मिलने वाला है। लेकिन जो रूपरेखा किसान आंदोलन की जो चल रही है या किसानों की, तो किसानों ने पहले से ही ये ऐलान किया गया था किसानों की ओर से कि इस तरह की जो सरकार की किसी भी महापंचायत, किसान महापंचायत के नाम पर कोई कार्यक्रम या रैली नहीं होने दी जाएगी, उसका विरोध किया जाएगा। जबकि प्रशासन ने किसानों को एक दो दिन पहले बैठक करके समझाने का भी प्रयास किया था और जिसमें प्रशासन साफ विफल होता दिखा और जिसका रविवार को एक नजारा भी दिखा कि वहां पर काफी बड़ा रोष प्रदर्शन हुआ और वहां पर जो टेंट आदि जो कार्यक्रम स्थल जहां पर ये कार्यक्रम होना था उसके टेंट कुर्सियां तोड़ी गई और मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो इस कारण को देखते हुए वहां पर उतरने भी नहीं दिया गया। किसानों की ओर से हेलीपैड को भी किसान पहुंच गए थे और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो वहां लैंड नहीं कर सका। उसके बाद चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने सारी घटनाक्रम जो हुआ कैमला गांव में वो कांग्रेस और वामपंथी और वहीं गुरनाम चटूनी जो किसान नेता हैं उनको जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सब जो लोग हैं वो इस तरह की घटना से एक्सपोज हो गए हैं। और उन्होंने समझाते हुए और आगाह करते हुए भी ये कहा कि जो उकसाने वाले किसी भी वहम में ना रहें, जनता उनको आने वाले समय पे जवाब देगी। जी मोहित। लेकिन साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि लगातार इससे पहले भी बीजेपी की कई ऐसी महापंचायतें थी या फिर किसान सम्मेलन थे जो उन्होंने किए थे, वहां पर इस तरह का कम से कम विरोध नहीं हुआ था। लेकिन सीएम की जो ये रैली होने जा रही थी, इसको जानबूझकर क्या लग रहा है कि निशाना बनाया गया? जिस तरीके से गुरनाम सिंह चटूनी का, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा में, उनका जो बयान सामने आया है, क्या लग रहा है कि जानबूझकर टारगेट किया गया था सीएम को? तो बिल्कुल देखिए, उन्होंने जो बयान आया है चटूनी का, जो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो कल कैमला गांव में जो हुआ, सब कुछ हुआ, वो उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। उन्होंने इस बात को माना है और उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले ही कह दिया था कि इस तरह के जो भी कार्यक्रम हमारे पैरेलल, इस आंदोलन के पैरेलल चलाए जाएंगे, हम उसका विरोध करेंगे और वो नहीं होने देंगे। तो और वहीं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आगे भी इस तरह के अगर कोई कार्यक्रम होते हैं तो हम उसका विरोध जो है जारी रखेंगे। और 26 तारीख की उन्होंने अपनी पूरी रूपरेखा जो है वो भी इस बयान के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उन्होंने बता दी है कि 24 तक जो किसान हैं वो दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे और 26 को चाहे जो मर्जी हो, जिस तरह बैरिकेडिंग हो, चाहे बल प्रयोग पुलिस द्वारा करा जाएगा, चाहे लाठी मारे, लेकिन वो दिल्ली कूच से पीछे नहीं हटेंगे और वो दिल्ली में एंट्री जरूर करेंगे। वही तो इससे पहले रेवाड़ी में जो मुख्यमंत्री ने कहा कि रेवाड़ी में हम माफी चाहूंगा, नारनौल, महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में जो कार्यक्रम इस तरह की किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था बीजेपी की ओर से, वो सफल बताया था मुख्यमंत्री ने कि वहां पर किसानों ने उनकी पूरी बात सुनी और जो किसानों के हक में जो कृषि कानूनों का जो था रूपरेखा वो उन्होंने किसानों के सामने वहां रखी। लेकिन जो कैमला गांव की जो घटना है उसकी उन्होंने निंदा की और कहा कि इस तरह जो है
कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। प्रजातंत्र में अपना विरोध दर्ज करवाना या अपनी बात रखना सबके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन इस तरह का जो है वो किसी को नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस बात की मुख्यमंत्री ने निंदा करी और वहीं उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा कि करनाल जिले में कई बड़ी घोषणाएं उन्होंने करनी थी जो कि वो नहीं कर पाए। और लेकिन उन्होंने जो पत्रकार वार्ता है उस दौरान क्या क्या घोषणा थी या क्या उसको करनाल जिले को मुख्यमंत्री की ओर से देना चाहते थे, तो वो उन्होंने मोहित कल जो पत्रकार वार्ता उसमें घोषणा की भी। जी मोहित। लेकिन अभिषेक, साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विशेष तौर पर इस बात पर जोर दिया कि ये काम किसानों का नहीं हो सकता है। ये जा काम करके कांग्रेस ने या वामपंथियों ने या चडोनी ने किसानों को बदनाम करने की कोशिश की है। क्या उसका अर्थ निकाला जाए, किस तरीके से किसानों को बदनाम करने की कोशिश की है इस घटना से? ये कहा कि किसान जो है भोले भाले होते हैं, वो इस तरह का काम नहीं कर सकते और इसीलिए उन्होंने कहा कि किसानों की आड़ में कांग्रेस और वामपंथी और वहीं जो चटुनी हैं उनकी द्वारा जो तैयार की गई रूपरेखा उसके तहत ये जो कल का जो घटना थी रविवार की वो अंजाम दी गई है और उसमें किसानों का ज्यादा रोल नहीं है, उसमें कांग्रेस और वामपंथियों का ज्यादा रोल है। इसीलिए इस तरह की जो ये जो घटना हुई निंदनीय है ये घटना और इसको उन्होंने इस पे टिप्पणी करते हुए भी कहा कि भविष्य में इस तरह की जो कार्रवाई अंजाम में ना लाई जाए, इनको उन्होंने साफ तौर पे कहा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की अगर घटना लगातार जारी रहेगी तो प्रशासन इस पे सख्त कदम उठा सकता है। जी मोहित। लेकिन अभिषेक, बीती रोज की अगर कार्रवाई की हम बात करें कि क्या वहां पर क्या किसानों के ऊपर या फिर गुरनाम सिंह चडोनी के यूनियन से जुड़े किसी लोगों के ऊपर या कांग्रेस के नेताओं पर अगर मुख्यमंत्री इतने दावे से कह रहे हैं तो क्या मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई का संकेत मुख्यमंत्री ने दिया है? ये देखिए उनकी तरफ से जो कहा गया उससे ये हो सकता है कि भविष्य में अगर इस तरह का कुछ होता है या तो प्रशासन उस पर सख्त कदम उठा सकता है। लेकिन अभी इन्होंने जब सवाल किया गया उनसे कि चडुनी को जब उन्होंने आरोपित बताया साफ तौर पर मीडिया के सामने ऑन कैमरा, तो पूछा गया सवाल मुख्यमंत्री से कि क्या आप इसमें चडुनी के खिलाफ कोई मुकदमा या कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, तो उन्होंने कहा ये प्रशासन का काम है, प्रशासन देखेगा कि किसकी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है और कितनी जिम्मेदारी बनती है, तो उस हिसाब से जो प्रशासन है वो फैसला लेगा। जी अभिषेक, साथ में हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो इसको लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। खुद सीएम ने इसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है, लेकिन बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो तमाम लोग कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। क्या कांग्रेस ने इस पूरी घटना को लेकर किसी तरह का बयान दिया है, इन हमलों का कोई जवाब दिया है? जी बिल्कुल, देखिए कल हमारी बात हुई थी जो पूर्व मुख्यमंत्री व नेता विपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा कि ये जो घटना है ये किसानों की मांग जो है वो माननी चाहिए। इसका जो ये उसका एक रिजल्ट के तौर पे इसको देखा जा सकता है, क्योंकि किसान जो इन तीनों कृषि कानूनों को जो है वो वापस और रद्द करवाना चाहते हैं, तो सरकार को अपनी जिद छोड़ते हुए इन कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए और किसानों से सहानुभूति सरकार को रखनी चाहिए। और वहीं जो कांग्रेस पे आरोप लग रहा है इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस उनके साथ जरूर खड़ी है, लेकिन इस तरह के किसी जो विरोध प्रदर्शन है उसमें वो शामिल नहीं है। उन्होंने अपनी रूपरेखा भी बताई कि 15 तारीख को जो है कि पूरे देश भर में जो महामहिम राज्यपाल के जो निवास स्थान है उनको घेरा जाएगा और उसी के तहत चंडीगढ़ में भी 15 तारीख को जो हरियाणा कांग्रेस है वो राज्यपाल महामहिम जो है सत्यदेव नारायण आर्य उनके निवास स्थान को घेराव किया जाएगा किसानों के समर्थन में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरी घटना के लिए कांग्रेस और वामपंथी जो दल हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको ये भी बताते चले कि बीते रोज बहुत ही गंभीर घटना हुई थी, करनाल के गांव कमला में घटना हुई थी जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का वहां पर किसानों के द्वारा विरोध किया गया था। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताएं कि राव साहब दानवे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित मंगल प्रभात लोढ़ा सहित नारायण राणे की सुरक्षा कम की गई है, जिसे लेकर बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक हो चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक कोई सफाई नहीं दी है, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी लगातार शिवसेना नेताओं सहित विपक्षियों पर
नकेल कस रही हैं, तो वहीं आरोप लगाते हुए बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि महाविकास आघाड़ी को देश की भावना और बदले की भावना के तहत सुरक्षा कम करने का उन्होंने आरोप लगाया है। विरोधी पक्ष के नेता प्रवीण दरेकर की सुरक्षा कम की गई है, जबकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झीरवाल, प्रकाश शेंडगे, राजेश झीरसागर, वरुण सरदेसाई, इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। उन्होंने उनसे सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर क्या वजह है कि ऐसा किया गया है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। तो वहीं बीजेपी नेता रामकदम, किरीट सोमैया, मंगल प्रभात, लोढ़ा अतुल और भातुलकर सहित कई नेताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे कई बड़े नेताओं को जान का खतरा है, बावजूद उसके उनकी सुरक्षा कम कर दी गई है। ये महाराष्ट्र सरकार की कोई साजिश है। बदले की भावना से की गई कार्रवाई कहीं हमारे राजनेताओं पर भारी ना पड़ जाए और किसी को अपनी जान की शहादत ना देनी पड़े, ऐसे कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए। जिसके बाद गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि 5 अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा घटाई और बढ़ाई जाती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी सुरक्षा कम करने की मांग की थी। जब बीजेपी की सरकार थी उस समय शरद पवार को स्क्वाड नहीं दिया गया था और अजीत पवार को एक कांस्टेबल तक नहीं दिया गया था। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तब भी मैंने कभी सुरक्षा नहीं ली थी। पहली बार मुझे सुरक्षा मिली वो मुख्यमंत्री बनने के बाद मिली, और उसके बाद याकूब मेमन की फांसी के बाद और जो नक्सलवादी कार्रवाइयाँ हुई उसके बाद जो थ्रेट परसेप्शन था उसके आधार पर उसको दिया गया था। पिछले साल भी उसी प्रकार के इनपुट्स आए थे और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सुरक्षा या थ्रेट परसेप्शन के आधार पर देनी चाहिए। अभी सरकार में राजनीतिक आधार पर वो दी जा रही है। कई लोगों को थ्रेट परसेप्शन नहीं है, उनको बढ़ाकर सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन मेरी कोई उसके बारे में तकरार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जो निर्णय लेना है ले। हम कोई केवल सुरक्षा के भरोसे चलने वाले लोग तो नहीं है, हम जनता में रहने वाले आदमी हैं। हम तो घूमते रहेंगे, मेरे घूमने पर उसका कोई परिणाम नहीं होगा। सर, कोई राजनीति हो रही है इसके ऐसा? लेकिन मुझे कोई उस पर टिप्पणी नहीं करनी। विरोधी पक्ष के जो नेता हो या कांग्रेस के हो या राष्ट्रवादी के हो या शिवसेना के हो, इनके बारे में एक वरिष्ठ 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी और उसमें उनको मैंडेट दिया गया था कि थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से उस कमेटी ने रिपोर्ट देना चाहिए और जिसको थ्रेट परसेप्शन है उसके हिसाब से कौन सी सिक्योरिटी देना है उसके बारे में भी उनको बताया गया था। उस हिसाब से रिपोर्ट आने के बाद में थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद में उस प्रकार का आदेश राज्य शासन ने निकाला है और उस प्रकार का आदेश निकाल के बाद में उनकी सिक्योरिटी कम की गई है। काफी लोगों की कम की गई इसमें। और उसी प्रकार ये होने के बाद में माननीय शरद पवार साहब जी का मुझे फोन आया था कि उन्होंने बताया, मुझे सूचना दी कि उनकी भी सिक्योरिटी कम करना चाहिए करके। तो इस प्रकार से ये सब चीजें होती है, थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से होती है। जब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी उस टाइम आप देखिए माननीय शरद पवार साहब जो वरिष्ठ नेता थे, इतने से साल केंद्र में मंत्री थे, राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री थे। बीच में जब यहाँ पे 4 साल पहले की बात देखिए, ना उनको एक एस्कॉर्ट था, ना उनको एक पायलट था। बीच में अजीत दादा डिप्टी सीएम थे इतने साल में, जब 5 साल नहीं थे, उनको एक भी सिपाही उनके सिक्योरिटी पे नहीं था। कहने का मतलब ये सब चीजें थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से होती है, इसमें कोई किसी प्रकार। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सुरक्षा कम की गई है। बहुत सारे नेताओं की, विपक्ष में बैठे तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेंधमारी हुई है, लेकिन इसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो चुकी है। बीजेपी के कई नेताओं का आरोप है कि ये महाराष्ट्र सरकार की एक सोची समझी साजिश है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुरारी, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति चरम है, सुरक्षा कम की जाती है, उसके बाद बीजेपी के नेता आरोप इसको लेकर लगाते हैं, किन किन नेताओं ने इसको लेकर अपनी बात कही, एक बार विस्तार से बताएं। जी मोहित, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सिक्योरिटी कम की गई है उसको लेकर के राजनीतिक सियासत अब पूरी तरह से तेज हो गई है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी के कई नेता लगा रहे हैं, वहीं अगर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख की बात करें तो वो जो कि सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि ये 5 अधिकारियों के रिपोर्ट के बाद इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। जी
अब मुरारी, साथ में ये भी हम समझने की कोशिश करें ताकि दर्शक भी समझें कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनकी सुरक्षा में ये सेंध हुई है, जिनकी सुरक्षा को कम किया गया है, ताकि वो भी इसकी समझ सकें कौन कौन ऐसे नेता हैं। जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे, मंगल प्रभात लोढ़ा, आशीष शेलार और राव साहब दानवे, ऐसे जो 5 से 7 बीजेपी के बड़े नेता हैं जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे लोगों की सुरक्षा जो है कम की गई है। वहीं अगर एनसीपी की बात करें तो एनसीपी, कांग्रेस और सेना के कई ऐसे लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र के जो है कि उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की जो धर्मपत्नी है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और ये पहली बार हुआ है अब तक के जो है कि अजीत दादा पवार की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी धर्मपत्नी को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। वहीं कांग्रेस के भी कई ऐसे नेता हैं जिन्हें सुरक्षा बढ़ाई गई है। अगर बात करें शरद पवार जी की, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा कम की है क्योंकि उन्हें जाना आना या उनका दौरा कम होता है और इतने में इतनी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड रखना उन्होंने शायद मुनासिब नहीं समझा और यही वजह था कि उन्होंने अपनी सुरक्षा कम करने की बात कही। तो महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से उनकी सुरक्षा कम की और साथ में जो विपक्ष के लोग हैं उनकी भी सुरक्षा गार्ड में कमी की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मुरारी सिंह हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किन किन नेताओं की सुरक्षा कम की गई है और किन किन की बढ़ाई गई है और साथ में किस तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में जगालपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 6 दोपहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। मामले में अब आरोपी गौरव वर्मा और अभिजीत सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल पुलिस को जगदलपुर में पिछले कुछ समय से अलग अलग स्थानों से शाम के वक्त में मोटरसाइकिलों की चोरी होने की सूचना मिल रही थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए संदिग्ध गौरव वर्मा और अभिजीत सिंह से सख्ती से पूछताछ की। आरोपियों ने संजय बाजार, बालाजी वार्ड और नयापारा, आकांक्षा होटल के पास और नया बस स्टैंड के पास भी मोटरसाइकिल, केटीएम, बुलेट, स्कूटी, हीरो मोटरसाइकिल जैसे वाहनों की चोरी करना स्वीकार किया। चोरी की गई वाहनों की अनुमानित कीमत 4 लाख बताई जा रही है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ में 5 मुकदमे थाने में दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पूर्व में शहर के अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि संजय बाजार, बालाजी वार्ड, नया मुंडा, बस स्टैंड आदि क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी संबंधी जो रिपोर्टें प्राप्त हुई थी और इन रिपोर्टों के आधार पर आरोपियों और जो मोटरसाइकिल हैं उनकी पतासाजी हेतु थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और इस टीम के द्वारा जो घटना और वारदात हैं उनके आधार पर कुछ संदेहियों की शिनाख्तगी की गई और इनमें कुछ संदेहियों से पूछताछ भी किया गया, जिनमें गौरव वर्मा निवासी मेडगुड़ा और अभिजीत सिंह निवासी महारानी वार्ड, इनको भी इस मामले में पूछताछ किया गया और पूछताछ के दौरान इन्होंने और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ज्यादा खबरों के लिए एएनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।